सोचिए, साल 1928 बॉम्बे का बंदरगाह, एक जहाज आता है और उसका स्वागत करने के लिए हजारों की भीड़ है। लेकिन उनके हाथों में फूल नहीं, काले झंडे हैं। और हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, साइमन गो बैक। ये स्वागत था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा कमीशन जिसे भारत का भविष्य तय करना था, पर उसमें एक भी भारतीय नहीं था। बिल्कुल। और आज हम इसी घटना की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, एक राष्ट्रीय अपमान की भावना थी। तो आज की चर्चा इसी पर होगी कि कैसे इस एक घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। और ये भी कि कैसे इस कमीशन के एक सदस्य का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया, जो आगे चलकर भारत की आजादी में एक बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला था। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये साइमन कमीशन आखिर था क्या और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक तय समय भी तो था, है ना? हाँ, इसकी जड़ें जाती हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में। अच्छा। तब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था और उसी में ये वादा किया था कि वो 10 साल बाद एक कमीशन भारत भेजेगी। और उसका काम क्या होता? उसका काम था ये देखना कि 1919 का कानून कैसे काम कर रहा है और भारत में आगे और क्या संवैधानिक सुधार किए जा सकते हैं। तो नियम के हिसाब से इस कमीशन को 1929 में आना चाहिए था। लेकिन इसे तो नवंबर 1927 में ही बना दिया गया, मतलब 2 साल पहले। इतनी जल्दी क्यों? यहाँ एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक खेल था और ये खेल भारत से ज्यादा ब्रिटेन की अपनी राजनीति का था। ब्रिटेन की राजनीति का? वो कैसे? उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एफ ई स्मिथ, जिन्हें लॉर्ड बर्कनहेड भी कहा जाता है। बर्कनहेड को यह डर था कि 1929 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी लेबर पार्टी से हार जाएगी। और अगर लेबर पार्टी जीत जाती तो उससे क्या फर्क पड़ता? उन्हें लगता था कि लेबर पार्टी भारतीयों के प्रति आप कह सकते हैं ज्यादा नरम है। उन्हें चिंता थी कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनी तो वो इस जरूरी कमीशन में ऐसे ब्रिटिश और भारतीय सदस्यों को भर देंगे जो भारत को ज्यादा अधिकार देने की बात करेंगे। तो उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी देखरेख में कमीशन बना दिया? बिल्कुल, जिसमें सिर्फ 7 ब्रिटिश सांसद थे ताकि पूरा नियंत्रण उनके हाथ में रहे। एक तरह की पॉलिटिकल प्रीएम्पशन थी है। वाह, मतलब अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये पूरी बाजीगरी की गई। हाँ, लेकिन इसमें एक भी भारतीय न रखने का फैसला, ये तो आग में घी डालने जैसा था। क्या उन्होंने सोचा नहीं कि इसका क्या असर होगा? यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लॉर्ड बर्कनहेड और भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन दोनों का यही मानना था कि भारतीय आपस में ही लड़ते रहेंगे। हाँ, कि अगर कमीशन में भारतीय सदस्य हुए तो वे अपने अपने समुदाय के हितों को लेकर आपस में ही उलझे रहेंगे और कोई एक राय कभी नहीं बन पाएगी। मतलब एक तरह का ये पैटर्नलिस्टिक व्यू था कि हम ही जानते हैं तुम्हारे लिए क्या सही है। एग्जैक्टली। और यही सोच, यही अहंकार उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। और इस गलती का नतीजा तो हमें तुरंत ही दिख गया। तुरंत जैसे ही कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा, उसका स्वागत हड़तालों और साइमन गो बैक के नारों से हुआ। ये एक अपमान की भावना थी, है ना? बिल्कुल। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उन्हें इस काबिल ही नहीं समझते कि वे अपने भविष्य के बारे में कोई राय दे सकें। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो दिसंबर 1927 में ही अपने मद्रास अधिवेशन में इसके बहिष्कार का प्रस्ताव पास कर दिया था। जिन्ना का क्या रोक था इस पर? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने भी बहिष्कार का ही फैसला किया। मतलब विरोध काफी जोरदार था। पर क्या सबने इसका विरोध किया या कुछ ऐसे भी लोग थे जो कमीशन का समर्थन कर रहे थे? नहीं, यहाँ तस्वीर थोड़ी जटिल है। जहां नेहरू, गांधी, जिन्ना जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेता विरोध में थे, वहीं कुछ बहुत महत्वपूर्ण आवाजें इसके समर्थन में भी थीं। जैसे कि? इनमें सबसे प्रमुख थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण भारत से पेरियार E.V. रामास्वामी। अंबेडकर का समर्थन करना थोड़ा चौंकाता है। उनके समर्थन के पीछे क्या तर्क था? देखिए, अंबेडकर का तर्क बहुत साफ था। उनका कहना था कि कांग्रेस और दूसरी राष्ट्रवादी पार्टियां स्वराज की बात तो करती हैं, लेकिन देश के अंदर जो सामाजिक भेदभाव है, अस्पृश्यता का मुद्दा है, उस पर चुप रहती हैं। सही बात है। तो उनके लिए ये एक मौका था, एक ऐसा मौका जहां वे दलितों और वंचितों की बात, उनकी समस्याओं को सीधे ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकते थे, बिना किसी ऊंची जाति के नेता के फिल्टर के। मतलब उनके लिए राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक बराबरी ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल। और सच तो यह है कि कमीशन की रिपोर्ट में बाद में दलितों की शिक्षा और उनकी बुरी हालत का जिक्र किया भी गया। अच्छा। और अंबेडकर के अलावा? मुस्लिम लीग में भी फूट पड़ गई थी।
जिन्ना का गुट तो विरोध में था, लेकिन मोहम्मद शफी का गुट सहयोग के पक्ष में था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मद्रास में जस्टिस पार्टी ने भी कमीशन का साथ दिया। तो मतलब राय बटी हुई थी। हाँ, लेकिन विरोध की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद थी। कमीशन जहां भी गया, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, हर जगह उसे काले झंडे और साइमन गो बैक के नारों का ही सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन फैल तो पूरे भारत में रहे थे, लेकिन जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां माहौल एकदम बदल गया। जी, लाहौर में इस विरोध ने एक बहुत ही दुखद मोड़ लिया। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। हाँ, वो समय बीमार भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी कौम के लिए सबसे आगे खड़े थे। और वहीं पर वो भयंकर घटना हुई। हाँ, प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता रोक दिया था। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने बेरहमे से लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। और पुलिस ने जानबूझकर नेताओं को निशाना बनाया। बिल्कुल। लाला लाजपत राय जो सबसे आगे थे, उनकी छाती और सिर पर कई लाठियां मारी गई। ये एक सीधा सीधा हमला था। उन्होंने घायल होने के बाद एक बात कही थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। हाँ, उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और हुआ भी वही। इन चोटों से वो उभर नहीं पाए और ठीक 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने तो पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी होगी, खासकर युवाओं में। एक ऐसी चिंगारी लगी जो ज्वाला बन गई। और इसी घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को क्रांति के रास्ते पर और भी मजबूती से आगे धकेल दिया। सही कहा, एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल गई। तो इतना जबरदस्त विरोध झेलने के बाद, इतने विवाद और एक बड़े नेता की मौत के बाद जब जून 1930 में रिपोर्ट आई तो उसमें आखिर था क्या? क्या उन्होंने इस विरोध को नजरअंदाज कर दिया? लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट 2 हिस्सों में थी। इसमें कुछ सुझाव अच्छे थे, लेकिन ज्यादातर चालाकी भरे थे। जैसे? सबसे बड़ा सुझाव था प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायोची को खत्म करना और एक जिम्मेदार प्रांतीय सरकार बनाना। ये द्वैध शासन क्या था? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे ऐसे समझिए कि आपको घर चलाने की जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन घर का बजट और तिजोरी की चाबी किसी और के पास है। अच्छा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग भारतीय मंत्रियों के पास थे, लेकिन वित्त और कानून जैसे अहम विभाग अंग्रेज गवर्नर के पास। अच्छा। साइमन कमीशन ने इस बेतुकी व्यवस्था को खत्म करने की बात कही, जो कागज पर तो एक बड़ा कदम लग रहा था। तो फिर इसमें समस्या कहाँ थी? समस्या ये थी कि गवर्नरों को विशेष और आपातकालीन शक्तियां दी गईं। मतलब अगर प्रांतीय सरकार कोई ऐसा कानून बनाती जो गवर्नर को पसंद नहीं आता, तो वो उसे वीटो कर सकता था। मतलब नाम के लिए स्वायत्तता थी, पर असली लगाम तो गवर्नर के ही हाथ में थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबकी नजर थी, डोमिनियन स्टेटस। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का जिक्र तक नहीं था, एक शब्द भी नहीं। ये भारतीयों के लिए सबसे बड़ा झटका था। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा साफ करते हैं। उस समय डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज में क्या फर्क समझा जाता था? ये बहुत बड़ा फर्क था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था आंतरिक स्वशासन, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के तहत, जैसे उस समय कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे। अपनी सरकार, अपनी संसद, लेकिन देश का मुखिया ब्रिटिश राजा या रानी। सही। जबकि पूर्ण स्वराज का मतलब था पूरी तरह से आजादी, ब्रिटिश साम्राज्य से हर तरह का नाता तोड़कर एक संप्रभु राष्ट्र बनना। तो डोमिनियन स्टेटस पर कमीशन की चुप्पी एक साफ संकेत था। हाँ, एक साफ संकेत कि अंग्रेज भारत को बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। इस रिपोर्ट पर भारतीय प्रतिक्रिया क्या थी, खासतौर पर लॉर्ड बर्कनहेड की उस चुनौती पर कि भारतीय खुद संविधान बनाकर दिखाएं? और बर्कनहेड की वो चुनौती एक तरह से आप कह सकती हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। अच्छा, कैसे? पहली बार भारतीय नेताओं को सिर्फ ना कहने से आगे बढ़कर ये सोचना पड़ा कि हाँ क्या है, भारत कैसा दिखना चाहिए। यहीं से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का जन्म हुआ, जो सितंबर 1928 में ही आ गई थी। ये भारत का संविधान बनाने की पहली बड़ी कोशिश थी। और क्या इस पर सब सहमत थे? नहीं। और यहीं पर भारतीय राजनीति की अंदरूनी दरारें भी सामने आ गईं। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था खत्म करने की सिफारिश की। और जिन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे हिंदू दस्तावेज कहकर खारिज कर दिया और इसके जवाब में अपने प्रसिद्ध 14 सूत्र पेश किए। तो एक तरफ भारतीय
एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ अपने भविष्य को लेकर उनके बीच गहरे मतभेद भी उभर रहे थे। तो इन सब बहसों का, कमीशन की रिपोर्ट का, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के सूत्रों का अंत में नतीजा क्या निकला? इन सभी दस्तावेजों और इसके बाद लंदन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, 1935 का अधिनियम। हाँ, इस कानून ने प्रांतीय स्तर पर तो एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इसी कानून के ढांचे के कई हिस्से आज हमारे भारतीय संविधान का भी आधार हैं। इस पूरी कहानी में एक किरदार है जिसकी यात्रा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्लेमेंट एटली। हाँ, ये इस कहानी का सबसे आकर्षक और विडंबना भरा पहलू है, जो कमीशन के साथ ब्रिटिश सदस्यों में से एक बनकर भारत आए थे। हाँ, एब्सोल्युटली, जो उस समय लेबर पार्टी के एक उभरते हुए सांसद थे, इस कमीशन का हिस्सा थे। उन्होंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन भारत में बिताए उन 2 सालों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया, अंदर तक बदल दिया। यहाँ के लोगों से मुलाकात ने, अपनी आंखों से देखे राष्ट्रव्यापी विरोध ने उन्हें यह महसूस करा दिया कि राष्ट्रवाद की जो भावना भारत में है, उसे अब दबाया नहीं जा सकता। किस तरह का बदलाव था ये? 1933 तक वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक विदेशी चीज है और ये भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति करने में असमर्थ है। उनका नजरिया, आप कह सकते हैं, 180 डिग्री घूम चुका था। मतलब जो व्यक्ति एक ऐसे कमीशन का हिस्सा था जिसे भारतीयों ने सिरे से नकार दिया, वही बाद में भारत की आजादी का सबसे बड़ा ब्रिटिश समर्थक बन गया। बिल्कुल, ये इतिहास की एक अद्भुत विडंबना है। इस अनुभव ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के प्रति शायद किसी भी दूसरे ब्रिटिश नेता से ज्यादा सहानुभूति रखने वाला बना दिया। और यही समझ उनके काम आई जब वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, जब वे 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इसी तैयारी और समझ के साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्रक्रिया की अध्यक्षता की। कमाल है, जिस कमीशन को भारतीय राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था, उसी के एक सदस्य ने बाद में उस राष्ट्रवाद को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की। तो साइमन कमीशन, जिसे भारत पर थोपा गया था, अपने तात्कालिक मकसद में तो बुरी तरह असफल रहा। बिल्कुल, लेकिन इसकी असफलता ने भारतीय नेताओं को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया। इसने नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्रों जैसी राजनीतिक बहसों को जन्म दिया और अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की शक्ल ली। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने ये साबित कर दिया कि भारत का भविष्य अब बिना भारतीयों की मर्जी के नहीं लिखा जा सकता। इस घटना ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को पीछे छोड़ दिया और पूर्ण स्वराज की मांग को स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में ला दिया। और जिसका ऐलान कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किया। सही। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है। सोचिए, अगर क्लेमेंट एटली ने साइमन कमीशन के दौरान भारत में विरोध की इस आग को, इस राष्ट्रीय अपमान की भावना को अपनी आंखों से न देखा होता, तो क्या 1947 में भारत की आज़ादी की राह उतनी ही आसान होती?